जय हिंद। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री करने वाले हैं, मतलब इतिहास। ये चैप्टर 2 होगा। इसके पहले 3 पार्ट आप लोग के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड चैनल पे अपलोड होगा। ये 4th पार्ट होगा और लास्ट पार्ट भी होगा। उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जो चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर, मतलब उस समय के राजा थे, किसान थे और नगर के बारे में है। कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में इसमें भी आप लोग को बताए थे। उसके बाद आइए क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं उसको देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्रारंभिक राज्य भी बता दिए थे, 16 महाजनपद। महत्वपूर्ण महाजनपद कौन थे, मगध क्या था, ये सब बता चुके हैं। आगे देखिएगा, 16 महाजनपद में प्रथम मगध था, इस सब के बारे में भी हम डिस्कस किए हुए थे। ये सब सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। एक आरंभिक साम्राज्य, मौर्य वंश के बारे में जानकारी, गुप्त वंश, सातवाहन वंश, ये सब के बारे में भी बता चुके हैं आप लोग को। मौर्य समाज कितना महत्वपूर्ण था ये भी बता चुके थे। उस समय अखंड भारत का था, अफगानिस्तान तक इसका फैला हुआ था। ये सब भी हम लोग पढ़ चुके हैं। राजधर्म के नवीन सिद्धांत, ये भी हम लोग देखे थे। दक्षिण के राजा जो थे चोल, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। देवी के राजा जो थे कुषाण के, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा किए हुए हैं। बदलता हुआ देहात, कैसे देहात बदल रहा था, उपज बढ़ाने के तरीका क्या थे, ग्रामीण समाज में विभिन्नताएँ क्या थी, ये सब भी हम लोग देख चुके हैं। भूमिदान क्या था, ये सब हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। आज हम लोग को देखना है नगर एवं व्यापार। ठीक है, मतलब जो नगर में व्यापार होते थे उनके बारे में आइए देखते हैं। नए नगर में आइए उन नगर की बात करें जिनका विकास लगभग 36 शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। जिनका विकास मतलब 36 शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं। उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। जैसे कि हमने देखिए, जो 36 शताब्दी में जो विकास हुआ उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। जैसे कि हमने पढ़ा, इनमें से अधिकांश नगर महाजनपद की राजधानियाँ थी। अधिकांश नगर, देखिए 16 महाजनपद के बारे में आप लोगों को बताए थे, और इसमें अधिकांश नगर क्या थी, महाजनपद की राजधानियाँ थी। सभी नगर संचार मार्ग के किनारे बसे थे। सभी नगर संचार मार्ग के किनारे ही बसे हुए थे। ठीक है, पाटलिपुत्रा जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। देखिए, पाटलिपुत्रा गंगा नदी, मतलब जो आज का पटना है वो गंगा नदी के पास है। ठीक है, पटना गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ। तो पाटलिपुत्रा जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे थे। उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे, मतलब ये भूतल मार्ग के किनारे थे। इसके अलावा मतलब पुहार जैसे नगर समुद्री तट पर थे। जो पुहार था कहाँ पे था बाबू, समुद्री तट पे। ठीक है, जहाँ से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक शहर राष्ट्रिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधि के जीवित केंद्र था। मथुरा जो यूपी में पड़ता है, व्यवसायिक मतलब व्यापार का, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधि का एक जीवित केंद्र था। आइए नगरीय जनसंख्या में संभावित वर्ग और शिल्पकार देखते हैं। क्लियर दिख रहा होगा। हमने पढ़ा है कि शासक और राजा किलेबन नगरों में रहते थे। जो शासक थे और राजा थे किलेबन नगर में रहते थे। राजगीर के पहाड़ी के पास, राजगीर में राजधानी था पाटली मगध का। ये सब भी हम लोग बताए हुए थे। यह भी इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, और इसमें अधिकांश स्थल ऐसे हैं जहाँ पे व्यापक रूप से खुदाई करना भी संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पूर्वाशीष प्राप्त हुआ। जो पुराना शीश था वो प्राप्त हुआ विभिन्न प्रकार का। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे, थालियाँ मिली है जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कृष्णा मस्जिद पाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, उत्तरी कृष्ण मस्जिद पाट। जो जिन थालियों पर चमकदार कलई चढ़ी है ना, उन्हें कहा जाता है उत्तरी कृष्ण मस्जिद पाट कहा जाता है। साथ ही सोने, चांदी, कांसे, तांबे, हाथी के दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थ के बने गहने मिले हैं। ठीक है, हाथी के दांत के मिले। उधर उपकरण
हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। क्या क्या मिले, एक बार रिपीट करते हैं। चांदी, कांसे, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थ के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। ठीक है। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते इनमें कई नगरों में छोटे नदात्मक अभिलेख प्राप्त हुए थे। मतलब छोटे थे वो अभिलेख प्राप्त हुए। अभिलेख क्या होता है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्राय उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। दाता के नाम के साथ साथ जो उसका व्यवसाय है उसका भी क्या होता है, उल्लेख होता है। इस नगर में रहने वाले जो धोबी थे, आइए आगे देखते हैं। देखिए मैप है, मैप को लास्ट में दिखाएंगे। इस नगर में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बदई, कुम्हार, स्वर्णकार, रोहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजा के बारे में विवरण लिखे होते हैं। मतलब इस बारे में धोबी थे, बुनकर थे, लिपिक थे जो लिखते हैं, जो बढ़ई होता है जो लकड़ी का काम करते हैं, कुम्हार जो मिट्टी का काम करते हैं, स्वर्णकार, रोहकार, अधिकारी जो मतलब जॉब करते हैं, ये सरकारी का जो अच्छे पोस्ट पे थे उनको अधिकारी कहा जाता है। धार्मिक गुरु जैसे रामायण महाभारत के जो गुरु उनको धार्मिक गुरु कहा जाता है। व्यापारी मतलब बिजनेसमैन और राजा के बारे में विवरण लिखे होते हैं। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों का संघ का भी उल्लेख मिलता है। उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। इन्हें श्रेणी कहा गया है, श्रेणी कहा गया। क्या कहा गया बाबू, इन्हें श्रेणी कहा गया। ये श्रेणी संभवतः पहले कच्चे माल की खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेचती थी। ये क्या करते थे, पहले कच्चा माल खरीद के और उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देते थे। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले सर्वहात लोगों की बस्ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार का लोह उपकरण का प्रयोग किया था। जो शिल्पकार थे जो हाथ से वस्तु बनाते हैं, वो क्या किया कि शहर में जब मांग बढ़ने लगी तो इसके पूरा करने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए क्या किए कि लोह उपकरण का भी प्रयोग किए थे कि जिससे काम जल्दी हो जाए। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, जो उपमहाद्वीप है उसके बाहर का व्यापार, उसके बारे में देखते हैं। 36वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्ग और भूमार्गों का माना जाल बिछ गया था। मतलब आप मान सकते हैं कि 36वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप में नदी मार्ग और भूमार्गों का क्या बिछ गया था, जाल बिछ गया था और कई दिशाओं में फैल गया था। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे। मतलब मध्य एशिया उससे आगे तक भी क्या थे, भूमार्ग थे। समुद्री तट पर बने कई बंदरगाह से जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैल गया था। ठीक है। और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। बंगाल की खाड़ी से लेकर यह कहाँ तक फैल गया था, चीन और दक्षिण एशिया तक फैल गया था, दक्षिण पूर्व एशिया। शासकों ने प्राय इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उससे धन देते थे। शासकों ने क्या किया कि इन मार्ग पर कंट्रोल करने का कोशिश किया और जो सुरक्षा देते थे व्यापारियों से उसके लिए क्या देते थे, धन। जैसे अभी हम लोग को गवर्नमेंट सुरक्षा देती है तो हम लोग टैक्स देते हैं ना, उसी तरह का था। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारी पैदल, फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े, खच्चर जैसे जानवर के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। देखिए इस मार्ग पर चलने वाले व्यापारी कैसे पैदल होते थे, फेरी मतलब जो घूम घूम के बेचते हैं, बैलगाड़ी और घोड़े खच्चर से भी आदमी चलता था, घोड़े पे भी पहले बिजनेस किया जाता था। ठीक है, तो वैसे व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। देखिए समुद्री मार्ग से करना एक खतरनाक तो होता है लेकिन क्या था, एक साथ साथ लाभदायक भी था। तमिल भाषा में मस्तुधवन और प्राकृतिक में सत्यत्वाह और सेती नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। तमिल भाषा में किससे, और प्राकृतिक में सत्यत्वाह से और सेती के नाम के जो प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु व उससे निर्मित उत्पाद,
पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाए जाते थे। इससे सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाए जाते थे। रोमन समाजों में काली मिर्च मतलब ब्लैक पेपर, गोलकी जैसे मसाले तथा कपड़ों एवं जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। काली मिर्च और मसाले की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के वास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुँचाया जाता था। अरब सागर के वास्ते, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, आगे देखते हैं। सिक्के और राजा। व्यापार के सिक्के का प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। देखिए विनिमय मतलब क्या होता है, सबसे क्वेश्चन ये है कि विनिमय मतलब होता क्या, ये बताइए। विनिमय मतलब एक बात याद रखिए, एक्सचेंज, ठीक है। ये आपको द्वितीय में विनिमय शब्द का वास्तविक क्या है, कैसे इसका उपकरण होता था, इकोनॉमिक्स में पढ़ना। आपको का जिनका इकोनॉमिक्स नहीं होगा 12th में, तो आपको इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना अभी के लिए जान जाइए, विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज, ठीक है। व्यापार के सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। जैसे सिक्के का जब प्रचलन हो गया तो एक्सचेंज करना किसी से, हम पैसा दे के कोई सामान में भी है तो आसान हो गया था। देखिए अब जब आइए, चांदी और तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले धारे गए प्रयोग में आए। चांदी और तांबे के जो आहत सिक्के थे सबसे पहले बनाए गए प्रयोग में आए। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। जो पूरे उपमहाद्वीप है इसमें खुदाई से इस प्रकार के सिक्के मिले थे। मृदा शास्त्रियों ने इनका अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के सांभविक क्षेत्रों का पता लगाया। वाणिज्यिक प्रयोग का सांभविक क्षेत्रों का क्या लगाया, पता लगाया। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को आहत सिक्के पर जो प्रतीक बने थे उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंश को प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई, तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। जब आहत सिक्के पर जो प्रतीक बना था मतलब डिजाइन, तो मौर्य वंश जैसे राजवंश के प्रतीक से जब मिलाकर पहचान करने की कोशिश की तो पता चला कि इन सिक्कों को कौन जारी किया था, राजाओं ने। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इस प्रकार कुछ सिक्के जारी किए हों। ये भी एक संभावना है कि व्यापारी, धनपति और नागरिक भी इस प्रकार के सिक्के जारी किए हों। शासक के प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। शासक का प्रतिमा और नाम दोनों हो, सबसे पहले किसने जारी किया था, हिंद यूनानी शासकों ने। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है बाबू। जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व मतलब जो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र है उस पर क्या किए थे, नियंत्रण स्थापित किए थे, ठीक है। हर एक सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। सोने के जो सिक्के थे बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी में किसने जारी किए थे, कुषाण राजाओं ने, ठीक है। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्के के बिल्कुल समान थे। जो इनके आकार और वजन थे मतलब साइज और वेट, ये जो तत्कालीन रोमन सम्राट थे और ईरान के, ये रोमन सम्राट होगा, और ईरान के पार्थियन शासकों जो थे इनके बिल्कुल समान थे। उत्तर और मध्य भारत में कई पुरास्थल पर ऐसे सिक्के मिले हैं। उत्तर और मध्य भारत के कई जो पुरास्थल हैं इस पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने का सिक्के का व्यापक प्रयोग का से संकेत मिलते हैं कि बहुमूल्य वस्तु का भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। सोने का सिक्का जो भारी में, इससे ये भी पता लगाया जाता था कि जो एक्सचेंज विनिमय मतलब एक्सचेंज बहुमूल्य वस्तु और भारी मात्रा में वस्तुओं का किया जाता। बहुमूल्य मतलब कीमती सामान और भारी मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सचेंज किया जाता था। सोने के सिक्के और व्यापक प्रयोग से संकेत मिलते हैं कि ये हो गया। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरस्कारों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। दक्षिण भारत में मतलब जो साउथ इंडिया है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, इधर क्या मिले हैं, बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिससे स्पष्ट है कि व्यापारिक राजनीतिक सीमाओं से बधा हुआ था, बधा नहीं था, ठीक है, राजनीतिक सीमा से बधा नहीं था। क्योंकि दक्षिण भारत रोमन समाज के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दूरी से रोमन समाज से संबंधित था। देखिए अभी बताएं कि जो रोमन समाज है वहाँ का उसका सिक्का दक्षिण भारत में मिला है, लेकिन दक्षिण भारत में रोमन समाज का कोई अस्तित्व नहीं था।
लेकिन सिक्का मिला। इसका मतलब है कि एक जो व्यापारिक सीमाएँ थी कोई बंधी हुई नहीं थी कि हाँ यहीं तक कर सकते हैं, आप कहीं भी जाकर कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के यौवन काव्यावी गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। पंजाब और हरियाणा क्षेत्र के यौवन में काव्यावी थे, काव्यावी गणराज्य ने भी सिक्के जारी किए थे। पुराविदों के योद्धे शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में हैं। किसके द्वारा? योद्धे के। हजारों की संख्या में हैं, जिनसे योद्धों के व्यापार में रुचि और सहभागिता प्रदर्शित होती है। एक बात बताइए, आप लोग के पास कोई सिक्का, आप सिक्का जारी किए, वो सिक्का जगह जगह मिलेगा, तो ये पता चल सकता है ना कि हाँ इन सिक्के से लोग व्यापार करते थे या आपको व्यापार में रुचि थी। सोने के सबसे बड़े सिक्कों से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए हैं। सोने के सबसे बड़े सिक्कों में से कुछ कौन जारी किए हैं? गुप्त शासक। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। आरंभिक जो सिक्के थे इसमें जो सोना यूज किया गया था अति उत्तम था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देश में व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिनसे शासकों को भी क्या होता था? लाभ होता था। जब सिक्का जारी करते थे शासकों को भी लाभ होता था। 36वीं शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। अब जब इससे हो गए तो क्या ये संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गई थी, तो अब पैसा का दिक्कत हो गया था, ऐसा संकेत मिलते हैं। लेकिन इतिहासकार जो है इसको भी कोई मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, मतलब दूर में बहुत दूर व्यापार नहीं होता था रोमन साम्राज्य के खत्म होने के बाद, जिनसे उन राज्य समुदाय और क्षेत्रों के संपदा पर असर पड़ा, जिनसे दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। जिनसे किसको असर पड़ा? जहाँ पे व्यापार होता था, जैसे हम बिहार के हैं और गुजरात में जाकर बिजनेस करते हैं, तो अगर मेरा यहाँ पे कुछ नहीं बचा, बिजनेस खत्म हो गया, तो गुजरात में मेरा सिक्का नहीं जाएगा। तो इतिहासकारों का ये कहना था। अन्य का कहना है, अब एक पक्ष तो एक मतलब एक पक्ष ये कह रहा था, दूसरा पक्ष उनका कहना है कि इस काल में नए नगर और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय बनाया गया था। मतलब नए नगर और व्यापार के नवीन मतलब मॉडर्न जो थी है उसका उदय होने लगा था। उनका यह भी कहना है कि यदि इस काल के सोने के सिक्का का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेख और ग्रंथ में सिक्कों का उल्लेख होता रहा है। सोने के सिक्के तो कम मिले हैं, लेकिन अभिलेख और जो ग्रंथ है उसमें सिक्कों का, सोने के सिक्कों का उल्लेख होते रहा है। क्या इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वो प्रचलन में थे, उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा था? अब एक ये भी कारण हो सकता है कि सिक्के तो प्रचलन में थे लेकिन किसी के पास नहीं थे, स्टॉक कम था। आइए, ये हम लोग का 6 खत्म हो गया। मूल बात ये 7 है, इसको देखते हैं। अभी तक हम अन्य बातों के अभिलेख के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को ये कैसे ज्ञात हुआ कि अभिलेखों पर क्या लिखा है? मतलब जो अभिलेख पर लिपि लिखी थी, इतिहासकार इसको कैसे पढ़े, इसके बारे में हमको देखना है। आइए देखिए, एक गुप्त सिक्का दिख रहा है, अशोक का अभिलेख है। देखिए बाबू थोड़ा सा दिखा रहा है, एक सेकंड, दिख रहा है ऐसा ही अशोक का अभिलेख है। इसमें क्या लिखा हुआ कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए, इसका मतलब होता है क, दी, चौ, सी, ध, ये सब इतिहासकार इसका एथी लगाए थे। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जो ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग को देखना है। देखिए बाबू, जो ब्राह्मी लिपि थी आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि। जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उसमें जितना भी लिपि है सबका जो मूल है, मतलब कि जड़ है, कौन है? ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया। किसके अभिलेख में? अशोक के। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया। जो यूरोपीय विद्वान थे, भारतीय पंडितों की सहायता से बंगाली और देवनागरी लिपि में जो लिखी हुई थी उसका अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की, प्राचीन अक्षरों के नमूना से तुलना की। ठीक है। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वान ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं। जो आरंभिक अभिलेख का अध्ययन करते थे विद्वान, उनको कई बार अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं। जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुत प्राकृत में थे। प्राकृत एक भाषा है
फिर कई दशक के बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स फिशर ने अशोक काविन बहामी लिपि का 1838 में अर्थ निकाला। अच्छा, जो अशोक का लिपि सबसे पहले कौन पढ़ा, ये अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो जेम्स फिशर, ठीक है। और ये कब निकाले थे? 1838 में। इसका अर्थ निकाले थे कि हाँ जो बहामी लिपि में लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। कोई दिक्कत? आगे देखें। खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया, इसके बारे में देखना। पश्चिमियों में के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। मतलब जो खरोष्ठी लिपि है इसकी पढ़े जाने की कहानी क्या है, अलग है। इन क्षेत्रों में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं द्वारा बनाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने से आसानी हुई कि इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी में लिखे गए थे। जो पश्चिमियों के अभिलेख में खरोष्ठी लिपि में पढ़े जाने की जो कहानी है अलग है। जो उस समय के हिंद यूनानी के राजा थे, वो जो सिक्के बनवाए थे राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी में लिखे गए थे। दो भाषा में लिखे गए थे, यूनानी और खरोष्ठी में। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपी विद्वानों ने अक्षरों को मेल किया। जो यूरोपी विद्वान थे वो यूनानी भाषा पढ़ते थे, उन्होंने अक्षरों को क्या किया, मैच कराया। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए दोनों लिपि में एक है अपोदेतस। अपोदेतस का नाम लिखने के एक ही प्रतीक मान लीजिए और का प्रयोग किया गया, मतलब और के मतलब हो गया अपोदेतस। क्योंकि प्रिंसेप ने खरोष्ठी में लिखे अभिलेखों के भाषा की पहचान प्राकृतिक के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। लेकिन जो प्रिंसेप थे खरोष्ठी में जो लिखी थी अभिलेख, उसको भाषा का पहचान किस में की थी, प्राकृत में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, पहचान अभिलेखों को पढ़ना, देखिए एक सेकेंड, की पहचान प्राकृत के रूप में की थी। देखिए यहाँ से पढ़िए, की पहचान प्राकृतिक के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। समझ में आया? अभिलेखों की प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य देख लेते हैं, क्या क्या ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुआ। और ये टॉपिक अब खत्म किए, ठीक है। इतिहासकार एक अभिलेख शास्त्री के काम करने के तरीका का पता लगाने के आइए अशोक के दो अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें। मतलब इतिहासकार जो अभिलेख शास्त्रियों को काम करने का जो तरीका क्या था उसको पढ़ने के लिए हमको अशोक के दो अभिलेखों को ध्यान से पढ़ना होगा। एक काम करते हैं, ये वीडियो थोड़ा सा बहुत लंबा हो जाएगा तो आज के इतना ही रहने देते हैं। अगले पार्ट में, पार्ट 5 में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि फिर 1 घंटे का एक वीडियो बन जाएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा आप लोग के लिए। इतना देख लीजिएगा, इसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करा देंगे। और आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है इसके बारे में बताइए कुछ। 7.3 से हम नए पार्ट में शुरू करेंगे। आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए आप लोग का अभी प्रैक्टिकल चल रहा होगा 25 नवंबर तक। फॉर्म का डेट था जो आप लोग भर चुके होंगे। अभी प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम चल रहा होगा और सेंटअप चल रहा होगा। सेंटअप दीजिए और सेंटअप के एग्ज़ाम में आपको पता चल गया क्या आप पढ़े हैं और कितना आपको मेहनत का ज़रूरत है। सेंटअप दे दीजिएगा। मान लीजिए कि नवंबर तक सेंटअप चलेगा, 2 मंथ कंप्लीट आप लोग के पास है। अच्छा तैयारी हो सकता है 2 मंथ में, आप लोग कीजिए, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव का वीडियो आप लोग का, हम 10-15 दिन में कुछ ऑब्जेक्टिव आप लोग का कलेक्शन तैयार कर रहे हैं, तो 10-15 दिन में वो ऑब्जेक्टिव का भी कलेक्शन आप लोग को दे देंगे, ठीक है। कुछ अच्छे ऑब्जेक्टिव आप लोग के छाटे जा रहे हैं जो ज़रूरत है, तो उसके बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव का ही वीडियो देने लगेंगे। अभी आप लोग सब्जेक्टिव कीजिए, सब्जेक्टिव मेन है किसी चीज़ को समझने के लिए। बिना सब्जेक्टिव का थ्योरी नहीं समझे आप लोग नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। आप लोग का ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है, हमको पता है। और एग्ज़ाम से पहले हम ऑब्जेक्टिव का जितना आप लोग को वीडियो का ज़रूरत होगा उतना वीडियो दे देंगे, उतना देख लीजिएगा। तो पर एकदम इतना मान लीजिए कि अगर हिस्ट्री में 100 ऑब्जेक्टिव है तो आसानी से 50 से 60 आप लोग का
जो हम वीडियो देंगे उससे मैच करेगा, कन्फर्म है ये, ठीक है। वीडियो भी नहीं आ रहा ऑब्जेक्टिव का, यही रीज़न है कि आप लोग के अच्छे ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए और इसको पढ़िए, ठीक है। नहीं समझ में आया या कहीं दिक्कत हो या किसी और चीज़ का वीडियो चाहिए, आप लोग में इकोनॉमिक्स वाले भी हैं क्या कोई, जो अभी आप लोग वीडियो देखते हैं हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, किन्हीं का इकोनॉमिक्स भी है क्या? अगर किन्हीं का इकोनॉमिक्स होगा तो आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उनका भी हम वीडियो बना देंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स से कम होते हैं इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं और थोड़ा सा टाइम का दिक्कत है, लेकिन आप लोग इतना पढ़िए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।